हेलो। नमस्कार। हाँ। नमस्कार जी। हेलो तो सर। तो नमस्कार जी सर। तो आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं, में जो सबसे वरिष्ठ हैं, 1972 के रुड़की के पास आउट हैं इस में सुभाष सैनी साहब। उन्होंने राम सेतु बनाया था सन 85 में, और एक ऋषिकेश साल में। का बनाया था पर्ट और सीपीएम को इस्तेमाल करते हुए, और लोक निर्माण में रहते हुए, विभाग में रहते हुए बनाया था। तो ये जो छवि है कि सरकारी विभाग अच्छा काम नहीं करते हैं, उस जमाने में सेतु निगम की तूती बोलती थी, मगर आपने जो सेतु बनाया वो स्थायी है और सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। आज के दूसरे हमारे एक्सपर्ट हैं सुबीर अतकाड़ी साहब। हमारे 1973 बैच के सिविल इंजीनियर हैं, द्वारका में रहते हैं, और आपने कई पब्लिकेशन आपके छपते रहते हैं, कई किताबें भी आपने लिखी हैं, और काफी जागरूक हैं सभी तरह की अवस्थाओं के लिए और सभी तरह की अच्छाइयों के लिए। और आज के हमारे एक्सपर्ट संजय सक्सेना साहब भी हैं, सन 80 के रुकी के इंजीनियर हैं, जिन्होंने अर्थक्वेक पर एक किताब लिखी। ये किताब जो है वह इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई भी जा रही है, इसका रेफरेंस भी लिया जाता है। बहुत और अच्छा लगा। सक्सेना साहब की विशेषता ये है कि वो मेधावी, नाना प्रकार की प्रतिभाओं के धनी हैं, तो कई क्षेत्रों में काम करते हैं और सोशल वर्कर भी। तो आप सभी मान्यवरों का स्वागत करते हुए आज की चर्चा हम करने जा रहे हैं अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप के बारे में, और इस बारे में कि जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर को कहा जाता है कि दूसरा भगवान। कहा जाता है कि अगर आप डॉक्टर की राय मानेंगे तो आपकी 90 साल तक, 100 साल तक हेल्थ अच्छी रहेगी। इसी तरह से मेरा मानना ये है, तो उद्देश्य सिर्फ सरल और सीधे शब्दों में अवेयरनेस फैलाना है, और ये काम हम अपने चैनल के माध्यम से इसलिए करते हैं क्योंकि रुड़की यूनिवर्सिटी के छात्रों की अपनी रेपुटेशन है। वो अपनी बात ईमानदारी से कहते हैं, सरलता से कहते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार भी करते हैं, अपने बड़ों का आदर भी करते हैं। तो सुबीर अतकाई साहब, आपको सुनाई दे रहा है? अब सुनाई पड़ रहा है। चलिए, बहुत खुशी। Am I audible? यस, Am I audible? बिल्कुल या बिल्कुल। या Great. तो मैं Great. ये कह रहा था सर, जी। तो डॉक्टर्स का रोल हमारी लाइफ में है। डॉक्टर्स की राय मानिए और अच्छा स्वास्थ्य पाइए। इसी तरह हमारे जो जो संस्थान है रुड़की, वो 175 साल पुराना है। सिविल इंजीनियर में तमाम गौरवशाली इतिहास है, तमाम स्ट्रक्चर्स देश विदेश में बनाए हैं। तो सिविल इंजीनियर्स ने जितना योगदान दिया है, और उन कोर्स का, उन मापदंडों का अक्षरतः पालन किया जाए, तो मेरा मानना यह है कि अभियंता संकट मोचक सिद्ध हो सकते हैं, और किसी भी परिस्थितियों में 100% सेफ स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। मेरा इस संबंध में चर्चा का प्रारंभ करते हुए सबसे पहले मैं सुबीर अतकाई साहब से पूछना चाहूँगा, जिन्होंने कि क्या आप सहमत हैं कि सिविल इंजीनियरिंग कोर्स एक्स्ट्रा रिच और सेफ हैं, मगर फिर भी ये भूकंप आते हैं, भुज जैसी परिस्थितियां पैदा होती हैं,
इसका क्या कारण है, क्या समझते हैं आप, ऐसा क्यों होता है? देखिए, कोड इनफैक्ट एक गाइडलाइंस है, जैसे ट्रैफिक चालान का होता है कि अगर आपने बेल्ट नहीं लगाई तो आपको इतना फाइन हो जाएगा, लेकिन फिर भी लोग बिना बेल्ट के चलते हैं, पैसे तैयार होते हैं। कोड एक डिफाइंड एक लाइन है कि उसको आप फॉलो करना चाहिए, लेकिन जो हमारी जो व्यवस्था है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है, दैट इज नॉट कोपिंग अप विद द ग्राउंड फैक्ट्स। हम जो पढ़ते हैं वो एप्लीकेबिलिटी साइट पे नहीं होती है। साइट पे लोगों को सीखना पड़ता है, करना पड़ता है। और आप जो भुज की बात कर रहे हैं, भुज के पहले जो अर्थक्वेक हो चुके हैं इंडिया में मेजर, जैसे कोयना, कोयना में हुआ था 1967 में, फिर उत्तर उत्तरकाशी में हुआ था 1991 में। लेकिन चूंकि वहां पे जो बिल्डिंग्स थी वो नॉन इंजर्ड बिल्डिंग जिसे कहते हैं, जो छोटे छोटे बिल्डिंग्स बनी हुई थी, जान माल का नुकसान तो हुआ लेकिन लोगों ने तवज्जो उतनी नहीं दी जब तक भुज से अहमदाबाद में इफेक्ट आया। अहमदाबाद में बड़े बड़े लोगों के घर गिरे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गिरी, तब लोगों को ख्याल आया कि भाई कोड है लेकिन फिर भी उसका पालन भी हो रहा है, फिर क्यों हो रहा है। लेकिन कोडों को रिवाइज नहीं किया गया था कई सालों से, अपडेटिंग नहीं हुई थी। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कंसेप्ट जब आया तब वो कोड उतना तैयार नहीं था मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के उसको मद्देनजर रखते हुए। 2001 के बाद कोड में तब्दीली आई, रिचर मिक्स होने लगे, स्टील की वो चेंज हुई, स्टील का जो आपका स्टील यूजेज, स्टील की स्टाइल, डिटेलिंग सब चेंज हुई। काफी सारी इसके मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ अर्थक्वेक का, मैं तो साइट का खड़ा हुआ आदमी हूँ जो खड़ा होकर काम कराया, और मैंने अपनी जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने बांटी उनके साथ। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के डॉक्टर पॉल जो हेड ऑफ डेवलपमेंट से, डॉक्टर मुखर्जी, डॉक्टर राजन, कई लोगों से मैंने डिस्कस किया कि आप जो कोड प्रॉब्लम देते हैं दैट इज नॉट बीइंग टेकन केयर ऑफ एट साइट बिकॉज ऑफ सर्टेन डिफिकल्टीज इनकाउंटर्ड एट साइट। अब क्या है कि सिन्हा जी कि देखिए, हम सीधे झोंक देते हैं इंजीनियर्स को डिजाइन में, हम सीधे झोंक देते हैं इंजीनियर्स को इंस्पेक्शन में। उनको हम पहले प्राइम नहीं करते, जैसे तंदूर बनाने के पहले उसको मसाला लगा के मैरिनेट किया जाता है, इंजीनियर्स को मैरिनेट नहीं करते हैं। तो साइट, हाँ, उनको उनको साइट पर रख के ये नहीं समझाते कि साइट पे क्या क्या प्रॉब्लम आती है। फिर मैं जब टनलिंग में गया पटेल कंपनी में, तो मेरे बॉस ने कहा आप रुड़की के हो, आप अपनी डिग्री को रखो ताक पे, आपकी ईगो को रखो लिफ्ट में, और सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो अपने टाइम के ऊपर पास छोड़ के जाइए। नाउ यू आर ए डिग्निफाइड फोरमैन। सो हमने सीखा कि कहाँ गलतियां होती हैं, कहाँ हम कोडल प्रोविजंस को हम नहीं, और हर जगह कोड से काम नहीं होता। कोड से काम तब होता है जहाँ पे डर लगा रहता है, और जहाँ फ्री फंड होती, फ्री फंडिंग काम होता है, वहां पे कोड कोई नहीं देखता है। आज तक मैंने द्वारका में कम से कम इतनी सोसाइटीज देखी है, बनवाई है, 100 के ऊपर, किसी के सोसाइटी के पास कोई कोड नहीं है काम करने का। कोड किसके पास है? कोड केवल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के पास है। अब मैं जब लेटर इस स्टेज पे अगर मुझे मौका मिले बोलने का, तो मैं बताऊंगा कि कहाँ पे हम पिछड़े हुए हैं इस चीज में, और क्यों ये इसका इफेक्ट हमें अब नजर आ रहा, पहले क्यों नजर नहीं आया। पहले चलिए, भी अर्थक्वेक हुए हैं। थैंक यू मिस्टर सुबीर अधिकारी फॉर योर स्टार्टिंग रिमार्क्स। मैं अब अपने एक्सपर्ट जिन्होंने किताब लिखी है अर्थक्वेक के बारे में, सक्सेना साहब से जानना चाहूँगा कि बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं कि प्लेट्स क्या चीज़ होती है, रेक्टर स्केल क्या होता है, जोन 5 का क्या मतलब है, और क्या प्लेट इतनी लंबाई में जुड़ी होती है या बीच बीच में टूटी हुई होती है, क्या स्थिति है? इसमें मेरा ये कहना है कि जो पृथ्वी की संरचना है ये 200 मिलियन ईयर्स पुरानी है। जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ था तो डिफरेंट जियोलॉजिकल कंडीशन की वजह से प्लेट्स बन गई थी। पूरे भारतवर्ष को अर्थक्वेक के हिसाब से 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे सेंसिटिव जोन आता है 5th नंबर का। 2, 3, 4, 5 है, 1 को एलिमिनेट कर दिया गया है। अब जो एक्टिव प्लेट है वो इंडो गैंगटिक प्लेन जो है उसके अलोंग एक प्लेट है, वो अभी भी एक्टिव है, और इन प्लेट्स का मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है। साधारणतः प्रतिदिन बहुत सारे भूकंप आते हैं
लेकिन उनकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, इसलिए वो हमको प्रतीत नहीं होते हैं। जब भूकंप रिचर स्केल पर उसकी तीव्रता 5 से अधिक है तब वो महसूस होता है। मेरा ये कहना है, साधारणतः अब हम लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं और जब भूकंप आता है तो उसके बहुत ज्यादा झटके महसूस होते हैं और उस समय एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। घटना गंभीर नहीं होती है, लेकिन घटना की न्यूज जो है ये ज्यादा गंभीर बना देती है। अब इसमें साधारणतः हम लोग न्यूज चैनल पर डिपेंड करते हैं। जैसे ही भूकंप आया तुरंत आने लगता है कि रिचर स्केल पर तीव्रता 7 का है या 6.5 का है, इस टाइप का है, तो उससे एक दिमाग में पैनिक क्रिएट होता है। अब आप इसको ऐसे समझें, जैसे दिवाली पर अगर कोई पटाखा फूटता है तो वो आपके घर से कितनी दूर फूटा है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका नुकसान कितना होगा। अगर वो ही पटाखा आपके घर के अंदर फूटा है तो ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन आपके घर से 2 किलोमीटर दूर फूटा है तो आपको केवल उसकी आवाज महसूस होगी। अब अभी एग्जाम्पल के लिए कुछ दिनों पहले भूकंप आया था, तो साधारणतः पूरे एनसीआर में जितनी भी पब्लिक मल्टी स्टोरी में रह रही थी तो उसने बिना कुछ सोचे समझे नीचे भागना शुरू कर दिया। अब होता क्या है कि जब वो घटना या जो भूकंप आया है वो यहाँ से मेरे ख्याल से अफगानिस्तान में आया था, उसका जो एपिसेंटर था वो अफगानिस्तान था। आपको झटके महसूस हुए लेकिन वो आपके लिए खतरनाक नहीं था। कभी कभी क्या होता है कि खतरा भूकंप से नहीं होता है, लेकिन उसके बाद जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है उससे ज्यादा खतरा उत्पन्न होता है। मेरा यह कहना है, अगर हम किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं तो इतना तो निश्चित है कि वो स्ट्रक्चरली इस प्रकार से डिजाइन की गई होगी कि भूकंप जो साधारणतः आ रहे हैं उससे वो सुरक्षित होगी। कुछ नुकसान हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार की बिल्डिंग में रह रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग के भी 3 क्लासिफिकेशन है। कैटेगरी ए जो साधारणतः कच्चे मकान है या आपके ब्रिक वर्क है, इस टाइप से बने हुए। कैटेगरी बी इनके थोड़ा सा सुपीरियर क्वालिटी। कैटेगरी सी जो आरसीसी का फ्रेम स्ट्रक्चर है। अब अगर आरसीसी के फ्रेम स्ट्रक्चर में आप रह रहे हैं तो बिल्डिंग कोलैप्स तो नहीं होगी, नुकसान हो सकते हैं थोड़े बहुत। ये डिपेंड करेगा कि कहां पर आया है, उसकी तीव्रता क्या है, या उसका फोकस पॉइंट कहां पर है, इनके ऊपर डिपेंड करेगा। अब मेरा एक चीज और इसमें कहना है कि जब कभी भूकंप आए तो उस समय जो सावधानी हमको लेनी है कि हम एक तो खड़े ना हो, जहां पर भी हो लेट जाए। दूसरा, पंखे के नीचे सट जाएं। अगर आपके ड्राइंग रूम में कैलेंडर्स लटके हुए हैं उसके नीचे सट जाएं। बालकनी में खड़े ना हो, क्योंकि जो चीज बिल्डिंग का पार्ट नहीं है वो भूकंप की वजह से गिर सकती है। मालूम पड़ा नुकसान भूकंप से ना होकर पंखा आपके ऊपर गिर गया, या बालकनी में खड़े हो गया, बालकनी का जो हिस्सा है रेलिंग वो निकल के बाहर आ गई, तो नुकसान उनसे ज्यादा हो सकता है। तो प्रिकॉशन ज्यादा जरूरी है, या आपने गैस खुली छोड़ दी उस समय और आप एकदम से भाग लिए, मालूम पड़ा कि भूकंप से नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन गैस से नुकसान हो गया, तो ये ज्यादा जरूरी है बनस्पति पैनिक होने के। सक्सेना साहब, वो मेरे संज्ञान में यह है कि कहा जाता है कि बीम के नीचे खड़े हो जाओ, यू आर मोस्ट सेफ, इधर उधर भागने की बजाय। आपका क्या विचार है? सर देखिए, बीम के नीचे या कहीं पर भी खड़े होइए, अगर बीम और कॉलम मोनोलिथिक हैं तो नुकसान की संभावना कम है। अब सर दिक्कत हमारे यहाँ क्या है कि जो सिविल इंजीनियरिंग पार्ट है उसमें बहुत सारे स्टेज हैं। पहला डिजाइन स्टेप है, दूसरा डिजाइन का एग्जीक्यूशन है, फिर तीसरा क्या है कि रिइंफोर्समेंट, कौन किसको बांध रहा है, किस प्रकार से उसके झूले बांधे जा रहे हैं। फिर उसके बाद हो रहा है कि जब हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं उसकी क्वालिटी सुपरविजन किस लेवल का है। तो उसमें हर स्टेप इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए डिजाइन बहुत अच्छी है लेकिन आपने झूला बांधते समय बीम का या कॉलम का उसमें सही प्रकार से बाइंडिंग नहीं की है, तार नहीं ठीक से बांधे हैं, और किसी वजह से कहीं पर वो जॉइंट्स खुल जाते हैं भूकंप के समय, तो उस समय फेलियर जो है प्रोग्रेसिव फेलियर होता है। और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है कि हम लोगों की जो हमारा राष्ट्रीय चरित्र है वो लापरवाही है।
जब तक कोई घटना नहीं होती है या हम उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, हम लापरवाही का बहुत ज्यादा शो करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है इससे नुकसान हमारा नहीं होगा। तो हर स्टेप पे जो कहा जा रहा है उसको ध्यान रखना चाहिए, और सभी प्रकार से जितना भी डिजाइन में दिए गए हैं नॉर्म्स, उनका पालन करना चाहिए। तो संभवतः भूकंप से हम पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे। कोई भी बिल्डिंग भूकंप रोधी नहीं हो सकती है। भूकंप रोधी से मतलब है कि भूकंप से बचाव तो कर सकती है, लेकिन ये ना मानिए कि 100% रेजिस्टेंस है। रीजन ये है कि किस क्षेत्र की बिल्डिंग वो है, उसमें आपने क्या सेफ्टी फैक्टर लिया है, किस टाइप का स्ट्रक्चर है, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता। इसलिए हम अपनी लाइफ या हमारा जीवन जो है वो सुरक्षित रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि बिल्डिंग सुरक्षित रहे। सक्सेना साहब, वो थोड़ा आपसे जो पूछा था कि आप जोन 5 का क्या मतलब है, और हमारा एनसीआर, देहरादून वगैरह, द्वारका कौन से जोन में आता है, या सब एक ही जोन में आते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ सर, इसमें देखिए जो हिमाचल का क्षेत्र है, हमारी दिल्ली है, मुरादाबाद है, ये मुरादाबाद से पूरा नॉर्थन ईस्टर्न तक एक बेल्ट है जिसमें कभी कभी फॉल्ट दिखाई पड़ जाती है, वो पूरा जोन 5 में ही आता है। अब उसमें जो जोन 5 है, ये माना जाता है कि इसमें भूकंप अक्सर आते रहते हैं या उनके आने की संभावना है। इंटेंसिटी क्या होगी ये कोई नहीं बता सकता। सक्सेना साहब, ये बताइए हमको कि सबसे ज़्यादा समस्या मुझे एनसीआर में दिखाई देती है। जितने भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हैं, उनका आप प्लास्टर देखिए, बालू ज़्यादा, सीमेंट कम। जहाँ चोरी प्लास्टर की होती हो, वो लोग फाउंडेशन में कितनी चोरी करते होंगे, स्टील और सीमेंट की कितनी चोरी होती होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भूकंप से बचने के लिए जिस तरह के डिज़ाइन हैं, वो किस तरह के डिज़ाइन होते हैं, और निर्माण संस्था कैसे उसको चेक करे, या हम लोग जो फ्लैट वगैरह खरीद लेते हैं तो कैसे ये व्यवस्था बने कि भाई हम भी देखें जाके कि भाई क्यूब स्ट्रेंथ आ रही है नहीं आ रही है, जो डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं वो सबको देखने को मिले। देखिए, भारत में आप देखिए मेट्रो का स्ट्रक्चर देखिए, बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। विदेशों में देखिए, सभी स्ट्रक्चर्स बेहतर दिखाई देते हैं। निश्चित रूप से जहाँ सीमेंट पूरी मात्रा में लगता है वो स्ट्रक्चर्स बेटर हैं, जहाँ स्टील पूरी मात्रा में है वो स्ट्रक्चर्स बेटर हैं। मेरा मानना ये है कि जब मेट्रो में अच्छा काम हो सकता है, तो ये बिल्डर्स को इतनी छूट कैसे मिल रही है कि अनपढ़ लोगों से टेस्टिंग कराएंगे, कोई रिकॉर्ड नहीं रखेंगे। डेवलपमेंट अथॉरिटीज को चेक करने चाहिए आके कि भाई भूकंप से बचने के जो उपाय करने थे फाउंडेशन लेवल पे, उस पर तो ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में मैं चाहूंगा सुबी अधिकारी जी बोलें पहले। बस आपने जो है ना मैटर को बड़ा स्क्वीज करके छोटी जगह पे ले आए, परिमित बिल्डर्स पे ले आए। जब आप अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं, ये सबको एफेक्ट करता है, चाहे मेट्रो हो, चाहे आपका टनल हो, चाहे कूलिंग टावर्स हो, और चाहे बिल्डिंग हो। अब क्या है कि जो बड़ी जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, उस पे जो है कंट्रोल काफी अच्छा होता है। और केवल मात्र सुंदर सा देखने में का मतलब नहीं है कि वो चीज सेफ हो गई है। फेशियल समझ जाइए आप, क्योंकि उसमें कंक्रीट जाती है M45, M55, आजकल तो अच्छे अच्छे ग्रेड आने लगे हैं, उससे सीमेंट अच्छा लगता है। उसके बाद रबिंग होती है, उसके बाद ड्यूली ग्राइंडिंग होती है, क्योंकि स्कोप कम है। अब जब बिल्डर की बात आई, तो बिल्डर को आप इंडिविजुअल खाली चोरी इंजीनियर्स की ना लीजिए, या फिर बिल्डर्स की मत लीजिए, आप टोटालिटी में देखिए। ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है, जिस नेक्सस ने जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस इन एनसीआर, रादर एनसीआर एंड अदर सिटीज जो बना रखा है, वो जब तक खत्म नहीं होगा, आप हम जितनी बात कर लें अर्थक्वेक की, कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे सक्सेना साहब ने कहा है, अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग नहीं बनती है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होती है टू ए लिमिट। इसे मिटिगेशन ऑफ अर्थक्वेक। अब मैं आता हूँ, जैसे डिजाइन का एस्पेक्ट बताया सक्सेना जी ने। हर डिजाइन स्टार्ट ही होता है डिजाइन से। अब डिजाइन में दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है आर्किटेक्चरल डिजाइन, एक स्ट्रक्चरल डिजाइन। मैं बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने बिल्डिंग्स की बात कही। देखिए, आर्किटेक्चरल जो बनाते हैं आर्किटेक्ट, उसी के तहत वो स्ट्रक्चरल डिजाइनर अपना डिजाइन करता है। अब बुरा ना मानिए, मैंने काफी साल
बहुत क्लोजली काम किया लोगों के साथ, मैंने ये पाया है कि पिल्लू मोदी जी हमारे एक आर्किटेक्ट बिल बना गए, पार्लियामेंट में पास करा गया, जिसके तहत आर्किटेक्ट को इंजीनियर से ज्यादा अधिकार। अब आर्किटेक्ट जो है जब वो बनाते हैं कैड में, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर डिजाइन एबिलिटीज एंड थॉट प्रोसेसेस, वो उसमें ऐसे फीचर्स बनाते हैं जो कि बहुत डेंजरस होते हैं। अब उन्होंने ऐसा खड़ा कर दिया, दो तो फिन ऊपर, इधर बेलकोनी निकाल दी, ठीक है। अब वो स्ट्रक्चरल डिजाइनर जब डिजाइन करेगा, ही हैज गॉट सर्टेन लिमिट कि भैया 5 किलो स्टील के अंदर ही बनाना है, इससे ज्यादा क्या नहीं करना है। अब वो परेशान कि 5 किलो स्टील में हम क्या करेंगे, डिटेलिंग गड़बड़ कर देते हैं, वो जो कोडल प्रॉब्लम है उसको कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है। अब आए बिल्डर को आपने काम दे दिया, वो बिल्डर देखेगा मैं कहाँ से उसको पैसे निकालूं, तो जो उसकी कंट्रोल सिस्टम है उस पर क्योंकि कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं है, वो अपना प्ले करना चालू कर देता है। अगर आपने M35 देखा, वो M30 पे चलाएगा, सीमेंट बचाया उसने। अब रहे बात स्टील की, मोस्टली बिल्डिंग हाउसेस सोसाइटीज में क्या किया लोगों ने, स्टील खरीद के डंप कर दिया, क्योंकि पहले जब मेंबर पैसा देते हैं तो पहली चीज लोग कहते हैं स्टील बढ़ने वाला है खरीद लो। उसमें दो चीजें हैं, एक स्टील का पैसा बचाने का सिस्टम है, प्लस जो बल्क में जो स्टील खरीदते हैं उसका कुछ कमीशन, मैनेजमेंट कमेटी में कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो कि पैसा वापस कर लेते हैं। अब वो स्टील बाहर पड़ा रहा साइड पे, वेदर वेदर पे एक्सपोज होके रस्टिंग चालू हो गई, नो वन केयर। वही रस्टेड स्टील जो है यूज होता है, जो कि डेट्रीमेंटल टू द स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आप बांधने की बात कीजिए, जो स्टील बांधते हैं हम, उसमें हम 18 गेज का नॉर्मल स्टील, नॉर्मल बाइंडिंग वायर लगाते हैं जो कि रस्टिंग प्रोन है। लेकिन आजकल जो सिस्टम है वो हो रहा है 12 गेज एनील्ड या आपका GI वाला तार, जिससे कि जिसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो पहले हमने कभी नहीं किया। अभी जो बिल्डिंग खड़ी है उसमें सब वो तार लगी हुई, पतली वाली तार लगी है। जब जैसे सक्सेना साहब ने कहा है, जब अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग पेंडुलम ऐसा ऐसा होता है, बिल्डिंग बिल्डिंग में कई तरह के वाइब्रेशन होते हैं, मल्टी वो होते हैं, प्लेन में घूमते हैं वो, तब वो चीज खुल के निकल जाती है, ठीक है जी। अगर आपने अर्थक्वेक में जो अर्थक्वेक प्रूफ बनाने के लिए जो डिटेलिंग कर रखी है आजकल कोड में, अगर उसको आप सही मायने में लगाते हैं, उसमें कंक्रीट ही नहीं जाएगी। अब 8 सरिया नीचे से आ रही है, 8 सरिया बीमों से आ रही है, 10 से आ रही है, 10 से आ रही है, कंक्रीट की जगह क्या रह गई? तो जॉइंट तो ऐसे भी वीक हो जाता है। तो हमारे डिटेलिंग भी गलत है, डिजाइन भी गलत है, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन गलत है। और जो एग्जीक्यूशन होके उसका प्लास्टर चढ़ा के पेंट कर दिया, मेंटेनेंस फिर नहीं होता है। अब बिल्डिंग का मेंटेनेंस जब नहीं होता है तो पाइप से जो प्लम्बिंग लीकेजेस होती है, या फिर रस्टिंग की जो एक्सपेंशन है, वो क्या करती है, बिल्डिंग में क्रैक ला देती है। अंदर से जब रस्ट होता है तो स्टील 16 गुना बढ़ जाता है डायमीटर में, तो वो फिर उसको कंक्रीट को वो प्रेशर देता है। अगर कंक्रीट वीक है तो बस्ट होकर क्रैक हो जाता है, और क्रैक से मॉइस्चर और जाता है, रस्टिंग और होती है, स्टील अपना वजूद खो देती है। और जब स्टील वीक हो जाता है, जब अर्थक्वेक आता है, तो बिल्डिंग वहां से जैसे सब्सटेंस कहते हैं कोलैप्स नहीं होती, लेकिन बेंड हो जाती है। आप कई अर्थक्वेक में फोटो हमने देखी, क्लोज क्लोज भी देखा है मैंने, कि बिल्डिंग जो है वो जो है स्टार, जो सरिया कॉलम है, दैट इज बेंट लाइक दैट। इन दैट केस अगर आप बीम के नीचे खड़े भी हो तो आपकी सेफ्टी नहीं है। तो इट्स ऑल ऑन हिज लॉर्ड्स व्हिम्स, भगवान ने कैसे किस तरफ आपका वो अर्थक्वेक को घुमाया है। अब ये जो सब हो गया, मेंटेनेंस अगर नहीं करे, तीनों पी, पुअर डिजाइन, पुअर कंस्ट्रक्शन एंड पुअर मेंटेनेंस, दिस थ्री पीज, ये हमारे बिल्डिंग्स को खतरे में लाती है। और इस पे कोई कंट्रोल अगर नहीं है और नहीं आगे होगा तो अर्थक्वेक से और भी समस्याएं आएंगी। वो डरने वाली बात, साइकोलॉजी ठीक है, लेकिन फैक्चुअली भी बिल्डिंग्स को काफी नुकसान पहुंचेगा। नेपाल में कुछ साल पहले भयावह अर्थक्वेक आया था, आपको पता है। दिल्ली के एक डिजाइनर है, बहुत अच्छा डिजाइन करते हैं, 4 साढ़े 4 किलो में भी कर देते हैं। उनकी बिल्डिंगें खड़ी रही, बाकी आसपास की मल्टी स्टोरी सपाट हो गई। क्यों? ये नहीं कि लोहा उसने कम डाला, लेकिन डिटेलिंग बहुत अच्छी थी, उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा था, परफेक्ट। एंड दैट्स द केस, टेस्ट केस फॉर अस, कि भाई बिल्डिंग खड़ी हो सकती है, अर्थक्वेक को सस्टेन कर सकती है, अगर उसको ठीक से बनाया जाए, अगर उस पर क्वालिटी कंट्रोल हो। अब आप बंदों को भेज देते हैं। अब हमारे यहाँ इंजीनियर्स तो बहुत कम होते हैं ऐसे कामों में। इंजीनियर्स चाहती है कि हम कुर्सी में बैठे, AC लगा हो, वहां पे आजा टीए बिल बनता रहे, दे आर वेरी हैप्पी। डिग्री विग्री कोई पता, इंजीनियर वो है जो हेलमेट पहन के थैंक यू, साइड पे थैंक खड़ा यू, रहेगा। नहीं, थैंक आधे यू। सेकंड, इस लाइन में ज्यादातर लोग हैं CME, दैट इज कंपनी मेड इंजीनियर, those who have worked in the private companies as supervisors for years, and then they become engineers. They are given the task of engineers and designation of engineers. वो खतरे में डाल देंगे। We have to be careful about that. जैसे डॉक्टर में होम्योपैथी में जो ये आ जाते हैं
टोटके वाले और डॉक्टर कहते हैं, वैसे इंजीनियर्स में भी ऐसे हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। थैंक यू सुबीर साहब। अब मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा सैनी साहब का और आप सबका भी। सैनी साहब ने सन 85 में राम झूला ऋषिकेश में बनाया था और 1 साल में बनाया था। पर्ट सीपीएम को इस्तेमाल करते हुए बनाया था। लगभग 40 साल पुराना हो गया है और आगे भी मुझे लगता है 40 साल चलेगा। और जो लक्ष्मण झूला है ऋषिकेश का, वो तो अंग्रेजों के ज़माने का बनाया है। जी। और मैं सैनी साहब से जानना चाहूँगा कि आपने इतने साल पहले इतना अच्छा स्ट्रक्चर खड़ा किया जिसको सभी तारीफ आज तक करते हैं, तो आपने ऐसा क्या किया था और क्या आगे आने वाली जनरेशन करे कि आपसे भी अच्छा काम कर सके? और क्या स्टील स्ट्रक्चर्स ज़्यादा सेफ होते हैं? इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, सब ये राम झूला स्टील स्ट्रक्चर है। केवल जो टावर्स हैं उनके जो अबटमेंट्स हैं वो मैसनरी स्ट्रक्चर हैं, और जो अबटमेंट्स के प्रोटेक्शन वर्क है वो मैसनरी स्ट्रक्चर है। और जो एंकर ब्लॉक्स हैं जो सारा वेट कैरी कर रहे हैं रॉप्स के थ्रू, एंकर ब्लॉक्स में जो फोर्सेस जाती हैं वो हॉरिजॉन्टल पुल भी आता है और वर्टिकल रिएक्शन भी जाता है। तो जो एंकर ब्लॉक्स बने हुए हैं वो ह्यूज मैसनरी स्ट्रक्चर है, वो मैसिव है। उनका वेट जो है वो इम्पोर्टेंट है। उस वेट से ही जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस की गई हैं। तो इसमें चूंकि स्टील स्ट्रक्चर है मेनली, तो इसमें अर्थक्वेक का बहुत कंसिडरेशन। अर्थक्वेक मेरे विचार से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है स्टील स्ट्रक्चर्स में। कंक्रीट स्ट्रक्चर में ही वो ज़्यादा पार्ट प्ले करते हैं। और इसको अब ये बना है, ये तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, हमने क्वालिटी पे पूरा ध्यान दिया, कंसंट्रेशन पूरी उस पर पे की। कोई टेस्ट ऐसा नहीं छोड़ा जो कोड में मेंशन है, कोड को वो उस टेस्ट को न किया हो। हर टेस्ट किया गया, रोप्स के टेस्ट भी किए गए, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी निकाली गई और उनकी एलोंगेशन भी निकाली गई कि कितना वेट आने पर वो कितने एलोंगेट हो जाएंगे। और जो टावर्स के ऊपर रॉकर्स रखे हुए हैं जिनके ऊपर रस्से रखे हैं, वो काफ़ी एक वाइटल स्टक पॉइंट है। वहाँ पे पूरा लोड जो है, वर्टिकल लोड, उन रॉकर्स के थ्रू ही टावर्स में और टावर्स के थ्रू अर्थ में जाता है। तो जो रॉकर्स बनी हुई हैं वो कास्ट स्टील के बने हैं, कास्ट कराए गए थे। और उनमें जो मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, जो टेस्ट कंडक्ट किए गए, जो कास्टिंग में अंदर बबल रहने का खतरा रहता है और कोई क्रैक्स भी हो सकते हैं, तो उसमें ओसिलोग्राफ टेस्ट और वन मोर टेस्ट जो कंडक्ट किए गए थे उनके ऊपर, तो कोई अगर उनमें कैविटी हो, कोई उनमें क्रैक्स हो, तो वो जो है आपके डिटेक्ट हो सके। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो हमारे शायद 8 रोप्स हैं और उसमें जो रॉकर्स हैं वो स्प्लिट रॉकर्स हैं। हर रस्से का अपना अलग रॉकर है। इट इज नॉट एक कंपोजिट स्ट्रक्चर नहीं है, हर रस्से का अपना अलग अलग रॉकर बना हुआ है, एक पुली टाइप का बना हुआ है। तो उनमें से 2 में जो है वो टेस्ट में फेल हुए, उनको हमने रिकास्ट कराया फिर। तो अगर हम वो टेस्ट कंडक्ट ना कराते तो वो 2 रॉकर्स जो हैं वो भी लग जाते और वो कभी फेल हो सकते थे। द स्ट्रक्चर कुड हैव फेल्ड। तो ये बात सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो आपके कोड्स के प्रोविजंस हैं उनको आपको अक्सर से पालन करना चाहिए। अगर उनको आप पालन करेंगे
तो स्ट्रक्चर के फेलियर के कोई चांस नहीं है, फेलियर नहीं होगा, अमूमन नहीं होगा। जो नॉन नॉलेज है उसके हिसाब से आपने बनाया, उतना ही आप कर सकते हैं, तो उसमें फिर कोई चांस बनते नहीं है कि कोई स्ट्रक्चर फेल हो। जो ये हमने जो प्रोडक्शन वर्क भी हुआ है जो अपार्टमेंट्स का रिवर में हुआ है, वो आज तक भी, मैं भी कुछ दिन पहले गया था, वो एज इट इज इंटैक्ट है इन आफ्टर 40 years। जबकि बीच में जो उधर चमोली में और वो सब बड़ा डिसास्टर हुआ और बहुत बड़े फ्लड्स आए थे, जिसमें कीर्तिनगर तो रेस्ट हाउस था बहुत ऊंचे पे, वो तक बह गया। श्रीनगर में भी काफी डैमेजेस हुए थे। तो उस सब को भी झेलने के बाद भी कहीं कोई जरा सा उसका मैं कह सकता हूँ कि बाल बाका नहीं हुआ ब्रिज का। तो मेन चीज तो यही है कि साहब अगर इंजीनियर्स जो है अपनी उसमें अपना मेहनत करेगा और कोड्स को जो है फॉलो करेगा और अपनी जो टेक्निकल नॉलेज है उसके हिसाब से काम करेगा, तो मैं नहीं समझता कि कोई स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। जो अर्थक्वेक के हमारे प्रोविजंस हैं, उनके जो भी कोड्स हैं, अगर उनको बिल्डिंग्स में उन कोड्स के हिसाब से कोई काम किया जाए तो वो रिजल्ट देगा जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा लेकिन सैनी साहब, जो मैं जो आपको बीच में रोक रहा हूँ। अभी हाँ, आपने आज ही शेयर किया था अपने एलुमनी एसोसिएशन देहरादून चैप्टर, जिसके आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं, कि कांच का ब्रिज दुनिया में दूसरा ऋषिकेश में बनने जा रहा है और लोक निर्माण विभाग बना रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बता सकें, क्योंकि जिज्ञासा सब। इसका मुझे कोई बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। एक वीडियो जरूर मैंने इसमें देखी है, जहां लक्ष्मण झूला था। लक्ष्मण झूला 90 इयर्स एज उसकी हो चुकी थी, तो उसको जो है अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया था, तो वो अबंडन हो गया था। लक्ष्मण झूला इज नॉट इन द यूज नाउ। तो उसी लोकेशन पे एक ब्रिज अब अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उसको ये बताया गया है कि उसकी डेक भी और एवरीथिंग जो चीजें जो हैं वो कांच की होंगी, और 65 mm थिक जो ग्लास उसकी होंगी, एंड इट विल बी ए ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल स्ट्रक्चर, and it will be motorable structure also. It is not only pedestrian or for two wheelers only. It will be used for car, for four wheelers also. ये मैंने एक वीडियो देखा, इसके इससे ज्यादा मुझे थैंक यू वेरी मच सैनी साहब, आपने हम लोगों को इस बारे में बताया। अब समय बहुत कम बचा है। सैनी साहब से प्रश्न, एक सैनी मिनट साहब के से लिए प्रश्न है। जी जी एक प्रश्न है सैनी एक साहब मिनट से। सर। जी एक प्रश्न था सैनी साहब, जी ये सर। जो उत्तरकाशी में जो अर्थक्वेक हुआ 1991 का, उसका हाँ जी। इफेक्ट आपने क्या इसमें मॉनिटर किया था आपने झूला में, राम झूला में, कि व्हाट इज द आफ्टर ऑफ द अर्थक्वेक ऑन द ब्रिज, एनी टेंजिबल क्रैक और एनी डिस्प्लेसमेंट और एनी, आपने मैसनरी स्ट्रक्चर बताया जो आपका, उसमें कोई विजुअल क्रैक्स आए? नहीं, उसमें हालांकि मैं तो उस प्रोजेक्ट पे फिर उसके बाद से नहीं रहा हूँ, और मेंटेनेंस जो है वो यहाँ PWD देहरादून के लोग करते हैं, तो मैंने सच उसका इंस्पेक्शन उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कभी नहीं किया। लेकिन मैं जब गया हूँ पोस्टमार्टम तो नहीं हुआ? जिज्ञासा मुझे जरूर पोस्टमार्टम रहती नहीं थी, हुआ? तो पोस्टमार्टम नहीं हुआ नहीं हुआ। आई क्योंकि डोंट आपने थिंक। कहा ना कि एंकर ब्लॉक्स आपके मैसनरी में है, हाँ, एंकर एंकर ब्लॉक्स तो ब्लॉक सॉलिड मैसनरी होते हैं। है। इज इट मैसनरी, आरसीसी और सॉलिड मैसनरी, स्टोन? इट इज स्टोन इज इट मैसनरी। स्टोन मैसनरी? इट इज तो स्टोन स्टोन मैसनरी के मैसनरी। जॉइंट जरूर डिस्प्लेस हुए होंगे अर्थक्वेक में, अंदर वाले। जॉइंट्स तो उसमें नहीं था साहब। यूज ब्लॉक सॉलिड स्टोन मैसनरी। सॉलिड रॉक कैसे हो सकता है? मतलब एक साइज तो होगा सॉलिड उसका ना। स्टोन मैसनरी, सॉलिड हाँ, स्टोन स्टोन मैसनरी मैसनरी। ना, जो स्टोन टू या स्टोन जब वो किया है उसमें जॉइंट हाँ आएगा। हाँ, लेकिन उसमें जो है, हाँ वो जॉइंट्स तो जैसे मैंने, उसको नहीं कहेंगे, इट्स जैसे मैसनरी। डैम बनाया, श्री सालम डैम बनाया मैंने, उसमें हमने यही हम्म, यूज किया। बट स्पॉल टू स्पॉल, इसको हम स्पॉल्स कहते थे, स्पॉल टू इस स्पॉल जो बीच या, में ग्राउटिंग हाँ होती है, मसाज लगता है, हाँ, वहां पे डिस्प्लेसमेंट चांसेस तो होती है ना। होने के चांसेस हैं। एग्जैक्टली, तो दैट इज ट्रू।
अर्थक्वेक के बाद इनको जरूरी था कि कम से कम चेक करना चाहिए तो कैपिलरी करके या किस तरह से कि वेदर हाँ, देयर कि इज कुछ हुआ है क्या? मुझे पता नहीं है साहब, ऐसा शायद आपने नहीं हुआ। राम के ऊपर हमने छोड़ दिया, हमने राम के लेकिन ऊपर छोड़ दिया, राम झूला है। लेकिन लेकिन जब मैं गया हूँ तो मुझे जिज्ञासा जरूर रही है, तो मैंने थोड़ा सा इधर उधर घूम के जरूर देखा, और मुझे कोई क्रैक या कोई चीज कहीं नजर नहीं आई। बाकी मैंने इतनी डीपली और इतनी इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखा नहीं कभी। थैंक यू। चाहेंगे कि ये टेस्टिंग का कोई कंप्यूटराइज सिस्टम, भाई जो हम मोड बनाते हैं या जो भी टेस्टिंग होते हैं उनके रिजल्ट्स मैन मेड तो हमेशा मैनिपुलेटेड होते हैं, तो क्या व्यवस्था की जा सकती है? इसके बारे में क्यों नहीं सोचा गया कि आदमी तो बेईमान है, तो क्यों ना इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या हमारे कंप्यूटराइज सिस्टम है, किस तरह से ये इंश्योर किया जाए कि क्वालिटी हमारी टॉप क्लास रहे, कोर्स का पालन। हमने मशीनों को भी बेईमान कर दिया। जी। वी आर सो स्मार्ट, वी आर सो स्मार्ट। सेकंड दिस इज अ पार्ट, बिग सब्जेक्ट, इसका कोई आपके पास इलाज हमारे पास नहीं है। मेरी एक्चुअली सोच सक्सेना साहब ये है कि कहीं ना कहीं तो हर जनरेशन से चूक होती है, हमारी जनरेशन से भी चूक हुई होगी। हमारा इस चैनल का उद्देश्य ये है कि हम अपना जो 70+ का ज्ञान है और जो अपने फेलियर्स का अनुभव है, हम चेष्टा करें कि 25+ के इंजीनियर्स को बता सकें, वो उन क्षेत्रों में, उन बिंदुओं में फेल ना हो, बेटर स्ट्रक्चर्स बने, बेटर भवन बने। इसके लिए मेरी तो सोच ये थी कि पे पैकेट्स एक्चुअली निर्माण अभियंताओं के टॉप क्लास होने चाहिए, जिससे कि वो किसी भी अन्यथा तरीके से धन कमाने का विचार त्याग दें। प्रॉब्लम, आप माने ना माने, ये रही है कि अभियंता गण जो निर्माण कार्य में लिप्त हैं, वो एक महीने का ओवर टाइम 100% होता है, वर्कर्स को हम देते भी रहते हैं। मैं बिस्क ऑफिस में 13 साल रहा हूँ। सीमा एज ए इंसेंटिव दी जा सकती है कि भाई आप एक तनख्वाह के बराबर अपना इंसेंटिव ले लीजिए, उससे आपकी ये स्पेसिफिकेशन कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं होते हैं। मगर जहाँ कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि जो साल भर का पैकेट ही एक महीने में कमाना चाहते हैं, हर महीने वैसा करना चाहते हैं, यही ठेकेदारों में दिक्कत है। ये जो ठेकेदार हैं हमारे, उनके पास देखिए क्वालिफाइड या टैलेंटेड टीम होती नहीं, और पूरा वो निचले स्तर पर छोड़ देते हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटीज चेक नहीं करती, कोई ड्यूटी होनी चाहिए। आप सिर्फ नक्शा पास करने से नहीं चलेगा ना, जान माल का भी तो इतनी बड़ी हानि होती है। और तीसरा मेरी सोच ये है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का जमाना है। मुझे तो ये लगता है कि जब एक मिसाइल जो है चलती है पाकिस्तान से, या हवाई जहाज उड़ता है, तो एकदम आप पता लगा लेते हैं। तो आपकी प्लेट्स वगैरह में किस तरह से इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हो और क्या किया जा सकता है, आपकी किताब क्या कहती है? सक्सेना इस बारे में बताएं। सर, किताब के साथ साथ जो हमारा 25 साल का अनुभव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सर, ये आप सबको मालूम है कि हमारी सरकारें जब विकास की बात करती हैं तो विकास में 70% काम जो है वो सिविल इंजीनियर के थ्रू होता है, बिल्कुल। और उस पे सरकार का एक बहुत बड़ा बजट होता है। जी हाँ। और उस पूरे बजट में सबसे कमजोर कड़ी होती है इंजीनियर।
ये बात शायद आपको ताज्जुब लगेगी, मैं ये जब कह रहा हूं कि सबसे कमजोर कड़ी होती है। अब आप ये कल्पना करिए, एक इंजीनियर जो है अपना घर परिवार छोड़कर नौकरी के लिए किसी दूसरे प्रदेश में, किसी दूसरे शहर में है। अब उसको काम किनसे लेना है? बड़े ठेकेदार हैं या नीचे के लोग जिनसे आपको काम लेना है वो सारे स्थानीय हैं? सरकार जो नहीं सुनती है आपकी। सरकार आपसे, ये चूंकि हम सब लोग सरकारी विभागों में रहे हैं, मीटिंग्स में क्या होता है, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, प्रपोजल को चेंज कर लीजिए, और उसके बाद जब आप प्रपोजल लेके जाते हैं उसमें लिखा जाता है अप्रूव एज प्रपोज्ड। आपकी हिम्मत नहीं होती है कि वहां पर हम कह पाए कि नहीं, प्रपोजल हम ऐसे नहीं। तो सारी चीजें सरकार अपने हिसाब से बनाती है, और जब कहीं कोई बात होती है तो उसमें खामियाजा जो है इंजीनियर को भुगतना पड़ता है, क्योंकि ओवरऑल क्वालिटी या बाकी इन चीजों में जिम्मेदारी उसकी होती है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। अभी हाल फिलहाल में हम लोग सब एनसीआर के ही हैं, 2 बिल्डिंगें थी जो नोएडा में बनी हुई थी, उनको गिराया गया। उसमें कुछ इंजीनियर नपे हैं, कुछ और छोटे कर्मचारी नपे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एनसीआर में इतने 2 ऊंचे हाई टावर बन गए, मंत्री, विभागीय सचिव, अथॉरिटी के चेयरमैन, इनको जानकारी नहीं होगी? लेकिन उनमें से जहां तक मुझे जानकारी है किसी के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन किसके ऊपर हुआ है? कुछ इंजीनियर्स के ऊपर। अब इंजीनियर्स किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं? जब आप क्वालिटी की बात करते हैं तो आपको बहुत जगह स्ट्रगल करना पड़ता है, और उस स्ट्रगल का नतीजा ये होता है आइदर यू कंप्रोमाइज और यू टेक योर कट और यू लीव दिस वर्ल्ड। अब उसमें जो ऑप्शन आपको समझ में आए उसको अडॉप्ट कर लीजिए। उसका ही कारण होता है कि कक्षा 8 पास इलाहाबाद का एक व्यक्ति, तांगे वाले का लड़का, वो 1200 करोड़ से ऊपर की संपत्ति का मालिक बन जाता है। कितने इंजीनियर ऐसे होंगे जितने अपने पूरी जिंदगी खपा दी होगी, वो 1000 करोड़ के ऊपर के मालिक होंगे। क्योंकि ठेके की जो व्यवस्था है उसमें इंजीनियर का रोल होगा, और जब इंजीनियर का रोल होता है तो उसको इन परिस्थितियों को सामना करना पड़ता है, और वो साधारणतः कंप्रोमाइज कर लेते हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं, सामाजिक फैक्टर हैं, पारिवारिक फैक्टर होते हैं, और अगर आप नहीं करते हैं। सक्सेना साहब, मैं चाहूंगा कि इस बिंदु पर ज्यादा ना चर्चा करते हुए हम चर्चा इस विषय पर करें कि सॉल्यूशन जो हमारे हाथ में है वो क्या हो सकता है। मेरे विचार से एनएचआई जो इतना अच्छा काम कर पा रही है वो इसलिए कर पा रही है कि वहाँ रेट अच्छे। देखिए, ठेकेदार को भी प्रॉफिट चाहिए, उसको आप रेट अगर खराब देंगे तो विशिष्टि कैसे लाएगा। तो मेरा मानना है कि आप इंजीनियर्स की तनख्वाह बढ़िया रखें, विशिष्टियां टॉप क्लास रखें, और ठेकेदारों को दरें भी अच्छी दें, तो एनएचआई ऐसा काम हो सकता है। सुबीर अधिकारी जी, इसके बारे में आप कुछ बताएं। ऐसा है, 73 में पास करने के बाद मैंने 14 नौकरियां की हैं, जिसमें से 4 सरकारी। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, बिल्कुल। जी जी। जिसमें 4 सरकारी और बाकी प्राइवेट, और अपनी ठेकेदारी भी मैंने की है। हर तरह के अनुभव मुझे प्राप्त है, टेबल की इस तरफ भी, टेबल के उस तरफ भी। आपका ये इंजीनियर को दोष देना ठीक नहीं है। मैं इंजीनियर हूं तो अगर मैं खुद ठीक नहीं हूं तो मुझे कोई ठीक नहीं कर पाएगा। और ये एक सिस्टम के अगेंस्ट जाना बहुत खतरनाक है, सबसे का डिफिकल्ट है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये हम लोगों ने अपना स्पाइन अपने आप ही खत्म किया है। हमारे बॉसों ने हमें ऐसा ऐसा वो कॉलोनियल रूल के अंदर, एक पीडब्ल्यूडी में इरिगेशन में मैंने देखा है कि हमारे बॉस हमें बैठने नहीं देते थे इसको सामने, जब तक वो नहीं कहें कि यू सिट, यू कैनॉट सिट। मैंने इरिगेशन इसलिए छोड़ा, झगड़ा करके। ईगो नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। लेकिन हम लोगों ने कई जगह पर कॉम्प्रोमाइज किया है और लोगों को करना पड़ रहा है,
और जहाँ कॉम्प्रोमाइज होता है वहाँ क्वालिटी नाम की चीज नहीं रह जाती। क्वालिटी कहाँ से आएगी? अनलेस यू इम्बाइब द क्वालिटी इन योरसेल्फ, हाउ कैन यू इम्बाइब द क्वालिटी इन द वर्क? आप तो एक ठूंठे हैं बीच के, जो है ना, जैसे उन्होंने कहा कॉग व्हील, पंचिंग बैग। इधर से नीचे वाले पंच करेंगे, ऊपर वाले पंच करेंगे। और जहां तक आप सरकारी दफ्तर का है, सरकारी में भी करप्शन है, प्राइवेट में उससे ज्यादा करप्शन है। मैं प्राइवेट इसलिए गया था कि शायद वो बिल्कुल करप्शन फ्री है, लेकिन नानक दुखिया सब संसार, हर जगह वहां, जैसे आपने कहा सैलरी बढ़ा दो, इंजीनियर की सैलरी डबल कर दीजिए, फिर भी अगर फितरत नहीं जाएगी तो इंजीनियर की सैलरी कर दीजिए डबल, कुछ नहीं होगा। और ओवर टाइम दीजिए, लोग फिर भी वहीं आएंगे। ये स्ट्रिक्ट कंट्रोल, स्ट्रिक्ट उस पर पनिशमेंट जब तक नहीं होगा टू द कंट्रैक्टर्स, टू द इंजीनियर्स एंड टू द सुपरवाइजर्स, ये हालात नहीं बदलने वाले। सुबीर अतकाई साहब, यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कुछ ऐसे बिंदुओं की जो संभव है। मैं ब्रिज कॉर्पोरेशन में 13 साल रहा। उड़ीसा में एज प्रोजेक्ट मैनेजर मेरे पास सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल पूरी टीम रहती थी। 4 ब्रिज हमने बनाए, अप्रोच रोड बनाई, और जहाँ ब्रिज बह जाते थे, मगर ब्रिज कॉर्पोरेशन ने जो ब्रिज बनाए वो स्थायी रहे। ब्रिज कॉर्पोरेशन ने ऐसा क्या मैजिक किया? मेरा मानना है वही मैजिक सबको करना चाहिए। ईमानदार लोगों ने ब्रिज कॉर्पोरेशन खोला, फिर उन्होंने कहा कि आप एक डीसी पैटर्न एस्टिमेट बनाएंगे हर काम का। इसमें आप बताएंगे कि इतनी स्टील, इतना सीमेंट, इतना सरिया या इतना शटरिंग, इतनी मैन पावर लगनी है, और ओवरहेड एक्सपेंडिचर का भी व्यवस्था करेंगे, और टाइम भी बताएंगे कितने में आप करके देंगे, और उसकी मॉनिटरिंग होती थी। और देखिए, इंडस्ट्रीज में भी, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो चाहे जो भी है, इनवर्ड स्टोर होता था। तो ब्रिज कॉर्पोरेशन ने भी यही कंसेप्ट था कि सीमेंट भी आएगा, स्टील भी आएगा, सरिया भी आएगा, तो पहले स्टोर में आएगा, फिर इश्यू होगा। तो पॉइंट ये है कि चोरी ना हो, उसके लिए आपको एक व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने बड़े बड़े हो रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए आप, एनएचआई भी कर रहा है। तो अगर एनएचआई को और अच्छा काम करना है तो उन्हें चाहिए कि ठेकेदार को काम देने से पहले उनसे कहें कि भाई आप मुझे बताइए इसमें माल आप कितना लगाने वाले हैं। फिर वो माल जो है डिपार्टमेंट या सुपरविजन कंसल्टेंट की निगरानी में स्टोर में आए, उससे इशू करें। जब माल ही पूरा आप नहीं लगाएंगे तो स्ट्रक्चर्स तो वीक हो ही जाएंगे। इसके बारे में सैनी साहब अपना कुछ टिप्पणी। Just a second, हाँ, just following one. जी, हाँ, sure. Saying is very easy, but to implement is very difficult. आप आइसोलेशन में केस मत दीजिए। स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन का मुझे भी रिकॉर्ड पता है। आई नो देम। मैं गैमन इंडिया में काम कर चुका हूँ, और मुझे पता हमारा इंटरनल ऑडिट हुआ करता था गैमन इंडिया। वो हमने चिमनी बनाई तो उसका कोर कट के लेके वहीं पे टेस्टिंग करते थे बॉम्बे में जाके, और अगर कहीं भी कुछ कमी आई तो हम लोग की सैलरियां कटती थी पूरे टीम की। ऐसे भी हैं इंस्टीट्यूट। भाई जनरलाइज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेंटेलिटी हमारे अंदर से आनी चाहिए, फितरत। जब तक हमारी खुद की चेंज नहीं होगी, ये माफिया है, माफिया में इतनी जल्दी चेंज नहीं आते हैं। लेकिन वी मस्ट ट्राई फॉर इम्प्रूवमेंट, और हो रहे हैं इम्प्रूवमेंट, ऐसी बात नहीं है। और जहां तक आप एनएचआई की बात कर रहे हैं, रेट इज नॉट द फैक्टर। रेट तो कंट्रैक्टर खुद ही कम देता तो गेट द जॉब, एंड द गवर्नमेंट गिव्स बिकॉज लोएस्ट टेंडर अकाउंट्स वाले बैठे रहते हैं, ये करेगा काम। और काम करने की परिस्थिति में होता नहीं, केसेस होती है, आर्बिट्रेशन में ज्यादा ले जाते हैं, काम प्रॉफिट में नहीं लेते हैं। एनएचआई इज फुल ऑफ आर्बिट्रेशन। व्हाई, यू टेल मी, व्हाई द आर्बिट्रेशन? देखिए, ये भी गोरख धंधा है। एस्केलेशन क्लॉज डिफेक्टिव है, ठेकेदार को अन्यथा फायदा पहुंचाया जाता है। इसके बारे में विचार हमें करना चाहिए। पेपर वर्क नहीं है, पेपर शॉर्टी पेपर वर्क, शॉर्टी पेपर वर्क। ठेकेदार जाते ही लिखता था रोड इज नॉट क्लियर, माई साइट इज नॉट क्लियर, इट इज अनहिंडर्ड साइट, हिंडर्ड साइट। हो गया, चुप हो गया कंट्रैक्टर, कुछ नहीं बोलेगा। 8 महीने बाद, 10 महीने बाद वो लेटर निकालेगा, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज हिंडर्ड साइट। हो गया स्टार्ट एस्केलेशन का, उसका आर्बिट्रेशन स्टार्ट। क्योंकि हमारे पास इंजीनियर नहीं हो उस तरह के रिवर्ट करने वाले। हम खाली देखते हैं हम ऐसे ही कब बनेंगे, कैसे बनेंगे ये नहीं देखते, और क्यों बनेंगे ये भी नहीं देखते। देखिए साहब, इस चीज में जो भी हम डिस्कशन करते हैं, ये सुधीर कुमार जी ने आज अर्थक्वेक के सब्जेक्ट पे किया, इससे पहले एक वाटर सप्लाई के सब्जेक्ट पे किया, लेकिन घूम फिर के वो सब आ जाता है आपके करप्शन पे।
करप्शन पे ही सब घूम के आ जाता है कि एंड वी इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग आवर दैट सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट, हम इसी पे आ जाते हैं करप्शन पे। चूंकि ये करप्शन, हाँ, कमजोर, चूंकि करप्शन ने हमारी सारी टेक्निकल नॉलेज और सब चीजों को बर्बाद किया हुआ है, वो खोखला किया हुआ है। और हम इंजीनियर्स जो हैं, जो आप कह रहे हैं कि रिवॉर्ड नहीं कर पाते, आप हम स्टैंड नहीं ले पाते, उसकी वजह यही है कि हम जब एंटर किए हैं, करते हैं, तभी हमारे ऊपर हथौड़े चलाए जाते हैं। तो वो तो सर्कस में शेर भी जो है उस पर डांस करने लगता है। तो वो इंजीनियर्स की वही हालत है कि वो उसी उनके आईएएस के इशारे पे डांस करता है। तो इसमें इंजीनियर्स की कोई गलती नहीं है, उनको ऐसा कर दिया गया है। आपकी जब तक इंजीनियर्स की कोई कदर सोसाइटी में नहीं मानी जाएगी, जब तक, तो तब तक आपसे पूछता कौन है? आपसे कहाँ पूछता है कोई? जो एमडीडीए में नक्शे पास हो रहे हैं, वहां पे तो आईएएस बैठा हुआ है, और जो है वो इतनी कम बुद्धि के लोग बैठे हुए हैं, तो उन्हें ये भी नहीं पता कि इसमें क्या चेक करना है, क्या नहीं करना है, वो उसे नक्शे पास करते हैं। तो जो अर्थक्वेक करना आपने प्रोविजन किया नहीं किया, कैसा किया क्या नहीं किया, वो चेक करने वाला तो वो एमडीडीए का बैठा हुआ है, वो तो उसकी आईक्यू जो है आपके जूनियर इंजीनियर के बराबर है। तो कुछ भी नक्शा पास हो जाता, एनी टाइप ऑफ नक्शा कैन बी गॉट पास। आप गाजियाबाद अथॉरिटी से कोई नक्शा पास करा लीजिए, आप नोएडा अथॉरिटी से कोई भी नक्शा पास करा लीजिए। तो आपकी अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, इसका जो है, आपने ईमानदारी से काम किया, सब चीजों का प्रोविजन कर दिया, तो हो सकता है अच्छी बिल्डिंग बन जाए। कोई ईमानदारी से कोई काम करने वाला मिल गया तो वो अच्छी बिल्डिंग बना देगा। कोई ठेकेदार ईमानदारी से काम करने वाला हो गया, कर देगा। लेकिन जनरली जहाँ करप्शन है, तो उसने सब चीजों को मटियामेट किया हुआ है। और यही चीजें जो धीरे धीरे ये हो रही हैं, होंगी, विदाउट होंगी, मुझे लगता है रिफॉर्म्स हो रही हैं, हो रहे हैं। बट वी हैव टू बी स्ट्रांग, वी हैव टू बी स्ट्रांग। मैं भी अपने एक्सपीरियंस से ये कहता हूँ कि मैं माफियाओं के साथ भी जो पॉलिटिकल माफिया, उनको भी अगर आपने स्ट्रेट और सही जवाब दिया, आपने उनके सामने भी स्टैंड लिया, और आपकी इंटीग्रिटी कुछ साउंड है, तो चलती है, आपकी बात प्रिवेल करती है, होती है। सैनी साहब, इसी बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गलती जो है हमारे साथियों की ज़्यादा है। वो अपने इंटरेस्ट में पॉलिटिशियन से अलाइन होते हैं, माफिया से अलाइन होते हैं। मैं आपको बताऊं, आप लोगों के मुकाबले मैंने कम ही काम किए हैं, मगर मैंने हरिशंकर तिवारी के क्षेत्र में काम किया, गोरखपुर में शाही के क्षेत्र में काम किया, कल्पनाथ राय के क्षेत्र में काम किया, और उड़ीसा में भी ऐसे बदमाश थे वहाँ के ठेकेदार वगैरह। वो कहते थे साहब हमारा बिल नहीं करेंगे तो आपको जिंदा जाने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश। इस तरह की धमकियां मिलती थी। मगर मेरा मानना ये है कि जब राजीव गांधी कहा करते थे कि भैया 85% गायब हो जाते हैं और 15% पहुंचते हैं, उस जमाने में मेरा ही कहना ये था कि मैं सिर्फ 3% की हेरा फेरी होने देता हूँ, और 3% की हेरा फेरी में मैं गिट्टी में कंडीशन लगाता था, वो जो क्रशर है मैं क्रशर से लूंगा, और क्रशर वाले से कहते थे 5% का मार्जिन रखो भैया, हमें दे सकते हो दो, ना दे सकते हो ना दो। तो पॉइंट ये है कि पूरा जंगल है ना, ठेकेदार को या माफिया को जहां ज्यादा मांस मिलेगा गिद्ध की तरह से, वहां जाएगा, वो हमारे पास रख के काम करेगा क्या? तो इसी तरह से सीमेंट आप एजेंसी से लीजिए, स्टील आप सेल से लीजिए, जैसे ब्रिटिश कॉर्पोरेशन करता था। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, मेरा अनुभव ये है कि गुंडे भी ईमानदार को पसंद करते हैं, ईमानदार तो ईमानदार को पसंद करते ही करते हैं। इस बारे में थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा। और मैं ये आपसे बार बार कहता हूँ, अपने साथियों से भी हमेशा कहता हूँ कि घर में आपकी 20% चलती है, 80% तो आपकी बीवी की चलती है, और ऑफिस में आपकी निश्चित रूप से 80% चलती है, और 20% आपके सुपीरियर्स और नेताओं और माफिया की चलती है। तब भी आप रोते हैं। तो ये रोना गाना बंद करिए, अच्छे काम करने के लिए अच्छी नीयत बनाइए, अच्छे काम हो सकते हैं। ठीक, आप एक जस्ट एक स्मॉल पॉइंट, आप ये कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मुख्तार अंसारी के क्षेत्र में अगर आप चले जाएंगे
तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, यू विल बी शूट, आपको गोली मार दी जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते। राजा मुख्तार भैया अंसारी के केस में मैं रहा हूँ, मुझे वहां से भागना पड़ा रात में, नहीं तो मेरी जान जाने वाली थी। तो वहां जो है, अब ऐसी जगह अगर आप हैं, या सर अतीक अहमद के आप क्षेत्र में हैं, या आप आजम खान के क्षेत्र में हैं, या आप यहाँ सहारनपुर में इकबाल के क्षेत्र में हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते, या तो आप गोली खाइए या दस्तखत करिए। सर अगरतला में ये मैंने झेला। देखिए एक मिनट अतीक सर। अहमद के क्षेत्र में भी अगर सन अगर 2000 के कुंभ में अगरतला हमने सड़कें बनाई थी, और हमसे कहते थे हमारे नहीं हो गए, सब अतीक अहमद का इलाका है। देखिए हर जगह आदमी चलिए करता, छोटे मोटे बात इस सही है। चीज का पाबंद नहीं जो है। बड़े बड़े ठेकों में लोग हाथ मारते हैं, जहाँ आदमी को सुधीर घूंटा भाई दिखाई देता है, मांस दिखाई अच्छा, देता है, ये लोग। सुधीर भाई एक मैं एक जो अर्थक्वेक कंसर्निंग एक क्वेश्चन पूछ लूं, चुके उसके एक्सपर्ट बैठे हुए हैं इस समय, तो मैं देहरादून के परिप्रेक्ष्य में ही, जो मुझे पता है कि देहरादून इज इन जोन 4, एंड दिस आवर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, टिहरी, उत्तरकाशी और चमोली, गोपेश्वर, बागेश्वर, पिथौरागढ़, ये सब जोन 5 में है। तो जोन 4 में जैसे कहते हैं कि इसमें रिचर स्केल 8 तक का भूकंप आ सकता है, और जो जोन 5 है उसमें 10 तक का आ सकता है। दिस इज हाउ प्रोबब्ली दैट आइडेंटिफाई दिस जोन्स, आई डोंट नो। लेकिन देहरादून में अभी तक 5 स्टोरीड बिल्डिंग इन्होंने परमिट की हुई थी, बट रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट बाई लॉज they have permitted up to 10 storied. तो क्या 10 स्टोरीड बिल्डिंग देहरादून के जो परिप्रेक्ष्य में जोन 5 में, ये कोई इन्होंने सही डिसीजन लिया होगा अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट एडवाइस, या आईएएस नहीं ले लिए हैं डिसीजन? तो एलिमेंट्स चेंज हो गए, अब एलिमेंट्स काफी डेवलप हो गए हैं। पहले कंक्रीट आप 1 2 4 में बनती थी, अब वो M55 M30 में रिचर मिक्सेस हो गई हैं। स्टील का ग्रेड बढ़ गया है, स्टील ग्रेड इज बेटर, डिटेलिंग अच्छी हो गई है, डिजाइन कॉन्शियसनेस आ गई है, इसलिए हाइट का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब हाइट में उतना फैक्टर नहीं रहा, क्योंकि स्विंगिंग होगी तो 5 में भी खराब हो सकती है उससे ज्यादा, अगर ठीक ना हो डिटेलिंग, कोलैप्स चांसेस आर हाई। लेकिन अगर मल्टी स्टोरेज, सक्सेना साहब ने कहा, मल्टी स्टोरेज में वो पेंडुलम की तरह स्विंग करता है, अगर उसकी जड़ मजबूत है तो स्विंग करके फिर वापस आ जाएगा अपनी जगह। लेकिन अगर नीचे जड़ कमजोर है तो दैट इवन 5 स्टोरी विल कोलैप्स। तो कीपिंग दैट इन व्यू दे मस्ट हैव डन दैट। सक्सेना साहब इस बिंदु पर कुछ टिप्पणी करना चाहें जो सैनी साहब ने पूछा है? इसमें देखिए, मेरा ही कहना है कि जो देहरादून या जो हिली एरिया है उसमें चूंकि सारे हिल्स हैं और अनस्टेबल हिल्स हैं, छोटा भूकंप भी एक बड़ी त्रासदी ला सकता है। उसका कारण क्या है कि अगर किसी वजह से स्लाइडिंग होती है, भूकंप की वजह से स्लाइडिंग होगी, और स्लाइडिंग होने से क्या होगा कि जो उसके पेरिफेरी में स्ट्रक्चर्स आएंगे वो टोटली समाप्त हो जाएंगे। अब होता क्या है सर, मैं सर बीच में एक बार इंटरप्ट करूंगा सिन्हा साहब आपको। अभी आपने कुछ बहुत अच्छी बातें बताई कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमें एक ही चीज पिंच करती है, बहुत सालों से कर रही है, ये हम इस मंच पर शेयर कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छी बात करते हैं, क्वालिटी होना चाहिए, लेकिन ये बताइए कि हमने कितने लोग ऐसे प्रोड्यूस किए हैं जो हमारी इस आइडियोलॉजी को फॉलो करें। रीजन ये है, हमको ये बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारा पूरा सिस्टम, जो अच्छे लोग हैं, देखिए मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं समाज में बहुत अच्छे लोग नहीं है, समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन हमने कभी उनको सम्मान नहीं दिया है। हम सम्मान उनको देते हैं जिन्होंने देश की संपत्तियों को लूट लिया है, जिन्होंने चोरी की है, जिन्होंने मर्डर किए हैं। जब हम उनको सम्मान दे रहे हैं तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं इस सिस्टम में कि अच्छे लोग क्रिएट होंगे?
ये आपके साथ इत्तेफाक है कि आपने उन जगहों पर काम किया, आप सुरक्षित वापस आ गए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी जिंदगी चली गई और चली उनका गई। परिवार सड़क पे भीख मांग रहा है। हमने कभी उनकी चिंता नहीं की है। इसलिए हम इस देश में, इस समाज में अच्छे लोग नहीं उत्पन्न कर पाए हैं। जिस दिन हम लोग अच्छे लोगों को सम्मान देना सीख जाएंगे, उनकी सहायता करना सीख जाएंगे, समाज में बदलाव शुरू हो जाएगा। सभी खराब लोग जो आपके अगेंस्ट काम करते हैं, वो हर प्लेटफॉर्म पे आपको डाउन करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे वो जानते हो या ना जानते हो। आप एक अच्छा काम करके देखिए, सरकार में आपके 100 शिकायतें पहुंचेंगी फर्जी नाम से, करेक्ट। और आप उनका जवाब देते रहेंगे। ऐसी ऐसी शिकायतें होंगी आपकी कल्पना से परे। इसलिए व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। सक्सेना साहब दूसरा ये, जी, सक्सेना साहब, मैं मैं सर, कि इस बिंदु को इस तरह नहीं ले जाएं हम लोग। हम तो ये चाहते हैं कि आप ये बताइए, मुझे सबसे ज़्यादा चिंता, जो आप क्रॉसिंग रिपब्लिक में रहते हैं, एक छोटे से एरिया में 25,000 फ्लैट्स बने हुए हैं, 20-20, 22-22 स्टोरी के, कुछ नहीं तो 20-22 टावर हैं वहाँ पे। और मैं नहीं समझता हूँ कि आपके अलावा कितने लोग होंगे जो इसकी गंभीरता को समझें कि भविष्य में क्या हो सकता है। मुझे भुज जैसी स्थिति दिखाई देती है, मगर जब तक भुज जैसी स्थिति ना आए, उसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की टेस्टिंग करानी चाहिए, या कब्र में मुर्दा दफन हो गया है तो उसकी फिर चेकिंग ही नहीं हो सकती, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस बारे में बताएं आप अपने देखिए किताब सर, अनुभव के आधार पर। हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए सर, जब स्ट्रक्चर बन गया, अब इसमें आप चिंता ना करें। देखिए, आप चिंता अब करेंगे तो इसमें, अपना स्वास्थ्य खराब करेंगे। हाँ, इसमें आराम से रहिए। आराम से रहिए। अब चिंता तब करना है आपको जब भूकंप आए, न्यूज फ्लैश हो कि 7 इंटेंसिटी का रिक्टर स्केल भूकंप आया, तो आपको पैनिक नहीं होना। ये देख लीजिए आया कहां पर है, आपके यहां से कितनी दूर आया है। मालूम पड़ा कि जब आप स्टेयर से 20वीं मंजिल से दौड़ेंगे तो हो सकता है आपके पैर में फ्रैक्चर हो जाए, तो दिक्कत आपको तब क्रिएट होगी। भूकंप से ये स्ट्रक्चर सुरक्षित हैं। क्रॉसिंग रिपब्लिक में जब मैंने सर्वे किया था, तो केवल एक सोसाइटी है, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, वो मुझे लगता है कि वो सेफ नहीं है। लेकिन भूकंप आए, सावधानी आपको ये रखनी है, पंखे के नीचे सट जाइए, आप बालकनी मत जाइए, जहां पर गमले रखे हुए हैं ऊपर वहां से हट जाइए। क्योंकि ये जो पार्ट है, जो बिल्डिंग का पार्ट नहीं है, भूकंप की वजह से जब स्ट्रक्चर इस तरीके से हिलता है, वो आपके ऊपर आ सकते हैं। प्लास्टर गिर सकता है, क्योंकि प्लास्टर, आप भी ना मानिए, भूकंप आएगा प्लास्टर रुका रहेगा, ये मेजर डिफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं गिरेगा। अब अगर बाय द वे 8 से ऊपर का भूकंप आ जाता है, तो फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसको, कि ऊपर बात कौन करेंगे, बचा कौन नहीं बचा, वो ऊपर सब बात लोग करेंगे। अच्छी नींद सोएंगे। सर ये सा है, इसलिए दीज आर कॉल्ड, इसको सर, कहते हैं सुबह अतकाई कोलैटरल साहब, डैमेज। सुबह अतकाई जिस साहब, इसको आपका टर्न है। आप हमको इसको बताइए, सभी को ये बताइए कि आप तो मुर्दे को, आपकी थर्ड आई बहुत स्ट्रांग है और आपकी क्राउन नहीं, पे ऑरा थैंक यू। बहुत स्ट्रांग है। आप तो मुर्दे को निकाल के उसकी कमियां निकाल सकते हैं। तो आप कुछ बताइए कि सक्सेना साहब को कि इससे सोते रहने से काम चलेगा क्या? हमें कंप्लेंट नहीं ये करनी हम चाहिए क्या? ये हम मिटिगेट कर सकते हैं। द्वारका में मैंने कम से कम 20 सोसाइटी को स्ट्रेंथन किया है शेयर वाल वगैरह से, क्योंकि शेयर वाल आर्किटेक्ट्स नहीं देते कहीं कहीं पे कि पार्किंग एरिया खराब हो रही है, और सोसाइटी की मैनेजमेंट सोचती है कि अगर एक कॉलम इधर कर दिया, एक कॉलम उधर कर दिया, मेरी पार्किंग 4 खराब हो रही है, इसका मतलब 6 लाख मेरे निकल गए सोसाइटी। इसलिए वहां पे वो स्टिल टू शेयर वाल ले लेते हैं। लेकिन शेयर वाल बहुत जरूरी है, जो कि जैसा इसमें टर्निंग में शेयर वाल काफी वो ले लेती है, उसको रिस्ट्रेन करती है। इसलिए मैंने सोसाइटीज में शेयर वॉल बनवाए हैं, कॉलम में रीबारिंग करके उसमें शेयर वॉल बनाए। लेकिन उसमें एक फॉल्ट है, क्योंकि ये शेयर वॉल तो नीचे नहीं जा रही है, ये केवल स्टिल्ट लेवल, जो सबसे कमजोर जगह है, उसको रोक रही है। रोकने से क्या में 20% शेयर वाल 30% के बारे और में थोड़ा बताइए, शेयर वाल होती क्या है? शेयर वॉल होती है एक वॉल जो टेक्निकली आपको सस्ता जब आ सकते हैं कि जब अर्थक्वेक होता है, जो मूवमेंट होती है उसको रिस्ट्रेन करने के लिए
एक वॉल उसको वो कर लेता है, जैसा सक्सेना सर ने कहा कि एंकर ब्लॉक लोड लेता है, इस तरह शेयर वॉल जो है वो उसको इम्पैक्ट को ले लेता है। शेयर वॉल आजकल इसलिए बिल्डिंग में क्या होता है, जो हाई डेंस बिल्डिंग है उसमें लिफ्ट की वॉल को शेयर वॉल ट्रीट करते हैं, और कई बिल्डिंग के फसाड में भी शेयर वॉल देते हैं ताकि ट्विस्टिंग के टाइम पे उसको ज्यादा वो ना हो, रिस्ट्रेंट उसको एब्जॉर्ब कर। अब जो बिल्डिंग्स बन चुकी है उसमें शेयर वॉल तो है नहीं, जैसे क्रॉसिंग रिपब्लिक है, उसमें आप शेयर वॉल डाल सकते हैं। नीचे से आना पड़ेगा आपको, फाउंडेशन से खोद खोद के उसको ऊपर लेना पड़ेगा। सीबीआई की एक बिल्डिंग विकासपुर में पूरी तरह से गिर गई थी, 300 फ्लैट, छत बैठ गए थे, दीवारें गिर गई थी। हमने इसको जैक लगा के ऊपर किया, 4 साल तक जैक लगा के ऊपर करके स्लैब को उसको ट्रीटमेंट किया, स्लैब में लेयर दिया, उसको उसकी कॉम्पोजिट लेयरिंग करके उसकी थिकनेस बढ़ाई, और उसको आज लोग कम से कम 25 साल से, 20 साल से उसमें सुखी हैं। हमने बचा दिया उसको, और एक भी आदमी की चोट नहीं आई। उसको 300 फ्लैट, वो मेरे अंडर ही हुआ काम। उसको जैक करके फाउंडेशन को पूरा उठा के, कॉलम्स को रीबारिंग करके, उसको जैकेटिंग करके, आईआईटी से हमने वो लिया था, डिजाइन लिए थे, और ये काम इस तरह कर सकते हैं। मिटिगेशन तो जरूरी है। और जैसे सर कह रहे कि गमला गिरा, ये कोलेटरल डैमेज, कि हम भी अपने सोसाइटी में कहते हैं लूज चीज मत रखो। और जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि आर्किटेक्ट को डिजाइन दे देते हैं कि 2 सींग यहाँ निकल गए, 2 सींग वहां निकल गए, अर्थक्वेक आया तो वो गिर सकते हैं। इसलिए इसको हमको अवॉइड करना चाहिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। यू शुड नॉट हैव एक्सटेंडेड बैल्कनी। लखनऊ में हमने एक बिल्डिंग बनाई एफडीआई के लिए, उन्होंने 14 फुट की बैल्कनी निकाल दी, 2-2 बीम। ठीक है, लखनऊ में उतना अर्थक्वेक चांस नहीं है, लेकिन फिर भी एलुवियल सॉइल है। अगर अर्थक्वेक आया, अलीगढ़ में सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है, जैसे कि एनसीआर में सबसे ज्यादा मूवमेंट होगी, क्योंकि एलुवियल सॉइल है, पानी भरा हुआ है नीचे, वो हिल सकता है, और सबसे ज्यादा डैमेज इसी एरिया में होगा। रॉक के ऊपर हो तो सॉलिड है, बट नॉट ऑन दीज मूविंग एलिमेंट्स। वो लखनऊ में बनाया, फिर हमने उस पर लड़ाई करके आर्किटेक्ट को समझा के उनको कम करके 8 फुट तक कराया है, अब इसी चक्कर में। सुमीर, तो ऐसे मिटिगेशन। एक बात और पूछनी थी मुझे आपसे। मैं भी हाँ। क्रॉसिंग रिपब्लिक में, मेरा भी एक फ्लैट है। मैं वहाँ हम्म। देखता हूँ कि जो स्टील है, हॉनी कॉम्बिंग दिखाई मतलब है कि आप जो आपकी बीम्स हैं या आपके पिलर्स हैं, और ना तो कोई कंप्लेंट करता है इस बात की, ना प्रिवेंटिव कुछ किया जा रहा है। आखिर करना क्या चाहिए, आपकी राय क्या है? उस पर आप आप वो कीजिए, क्या कहते हैं, पॉलीपैक पैकिंग कीजिए, ग्राउटिंग कर दीजिए उस पानी पब्लिक को, ऐसे हवाती नहीं है। और आपको बीम को स्ट्रेंथन करना है तो आजकल फाइबर ग्लास की जैक्टिंग होती है। फाइबर फॉस्फरॉक कंपनियां हैं, वो आपको फाइबर ग्लास से जैक्टिंग कर देंगे, स्ट्रांग हो जाएगा, बिल्कुल उसका बिल्कुल पैसा ओरिजिनल वो आ कौन जाएगा। देगा? बिल्डर तो बना के पैसा चला गया, हमारे पास जो पैसा जो नहीं है। फंसा जो फंसा है वो देगा, जिसके जिसको पैसा रहना। पैसा तो हाँ, कौन देगा? पैसा तो वही देगा जो रह रहा है इसमें। तुमने दर्द दिया, तुम दवा देना, वो तो निकल चुका, बिल्डर तो निकल चुका। उसने नाम ही दिया, क्रॉस किया, निकल गया। तो ये तो फेट है। चलिए चलिए, तो वेरी गुड डिस्कशन। साहब, कोई पॉइंट ऐसा जो आपकी किताब में महत्वपूर्ण हो और जो आप ना बता पाए हो, वो कृपया, कुछ समय हाँ बचा है उसमें बता हाँ दे। सर, मैं, हाँ, अब जो कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा जनरल अवेयरनेस की है। देखिए, भूकंप आते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो देहरादून में एक इंस्टीट्यूट है, हिमालयन जियोलॉजिकल स्टडीज, शायद मोस्टली नाम है उसका, उनका ये उनके डेटा हैं कि जो प्लेट्स हैं उनमें मूवमेंट हो रहा है, कुछ ज्यादा मूवमेंट हो रहा है। अगर भूकंप आता है तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि आपको पैनिक नहीं होना है। न्यूज सुनकर पहले आप ये पता करें कि भूकंप का जो एपिसेंटर है वो कहां पर है। दूसरा पॉइंट यह है कि जहां पर आप हो वहां खड़े होने की बजाय आप लेट जाएं। उसका रीजन यह है कि जब आप फ्लोर के कांटेक्ट में आते हैं तो आपका जो एंकल है, घुटना है, उसमें एक टॉर्क क्रिएट होता है, तो उससे जो आपको प्रॉब्लम होगी वो कई महीनों तक रह सकती है। इसलिए खड़े होने की बजाय तुरंत आप लेट जाइए। तीसरा ये कि आपके जो भी बिल्डिंग के पार्ट, जो बिल्डिंग के पार्ट नहीं है, जैसे एग्जांपल के लिए बालकनी में रेलिंग लगी हुई है, ये बिल्डिंग का पार्ट नहीं है, उनसे दूर हट जाइए। तीसरा, उस समय अगर कोशिश करें, मेन सप्लाई, गैस की सप्लाई, इनको बंद कर दें।
या कोई ऐसे एनेक्सर्स जो ग्लास के हैं या प्लाईवुड के हैं, वो जहां पर आप लेटे हुए हैं वो दीवार आपके ठीक पीछे है, उनसे हट जाइए। होता क्या है कि जब भूकंप आता है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है, और उन हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से वो जो फिक्सर्स हैं वो लूज होकर नीचे गिर सकते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, तो उनसे सावधानी बरतनी है। तीसरा सबसे पॉइंट ये, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए भूकंप के बाद दोबारा पोस्ट शॉक्स भी आते हैं। पोस्ट शॉक्स का मतलब है कि पहला भूकंप आया, उसके कुछ देर बाद दूसरा भूकंप भी आता है, तो उस समय भी आपको तैयार रहना है कि भूकंप दोबारा आता है, तो अगर आप नीचे पहुंच गए हैं तो नीचे रहिए, फिर उसको बार बार आप मूवमेंट ना करिए। और जहां तक मेरा सजेशन कहिए या एडवाइस कहिए, जो लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं, अगर उनका बिल्डर ठीक है और मोनोलिथिक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, तो जो भूकंप आ रहे हैं उसमें स्ट्रक्चरल फेलियर की संभावना बहुत कम है। छोटे मोटे लॉसेस हो सकते हैं, प्लास्टर निकल जाए, कुछ चीजें आपकी अपने ओरिजिनल प्लेस से हटकर गिर जाएं, ये संभव है। लेकिन अगर भूकंप दिल्ली से 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर आ रहा है, तो आपको झटके जरूर महसूस होंगे, लेकिन ऐसी कोई चिंता नहीं है जो अलार्मिंग हो, जब तक कि दिल्ली के आसपास बहुत नियर नहीं आता। फिर दूसरी बात यह कि भूकंप का जो फोकस पॉइंट है, पृथ्वी के कितने नीचे उसका सेंटर है जहां से एनर्जी क्रिएट हुई है, वो कहां पर, अगर मान लीजिए 100 किलोमीटर नीचे है, 50 किलोमीटर नीचे है, तो उससे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जितना फोकस पॉइंट अर्थ की क्रस्ट है उसके पास में होगा, उतने ही शॉक्स ज्यादा महसूस होंगे। ये सिंपल कुछ ट्रिक्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे या याद रखेंगे, तो कम से कम भूकंप के बाद जो डिसास्टर है, पैनिक क्रिएट हुआ है, उससे बचे रहेंगे। भूकंप से सुरक्षा का जो साधन है वो बिल्डर के पास है, वो उसने बना के आपको दे दिया, उसकी आप चिंता ना करें। लेकिन बाद के जो इफेक्ट हैं उस पर ज्यादा सीरियसली लें। ये मेरा सिंपल सी बात कहनी है, क्योंकि पैनिक क्रिएट होता है उस समय। सुबीर अधिकारी साहब, मैं आपसे 1 मिनट में जवाब चाहूंगा कि ये जी जोशीमठ में जैसे अर्थक्वेक आया और जी ये एकदम कहा जाता है कि वहां निर्माण कार्य बंद कर दिए जाए। मेरी जो सीमित बुद्धि है वो ये कहती है कि जो टनल भी बनती है, तो टनल का जो वॉल्स वगैरह इतनी स्ट्रांग होती हैं, वो तो सपोर्ट देती हैं, तो ये निर्माण कार्य बंद कर दिए जाएं डर के मारे, ये कहाँ तक सही है? देखिए, तो नी जर्क रिएक्शन है, क्योंकि टनल का जो बनता है शेल वो काफी मजबूत होता है, और बल्कि वो उस चीज को रिस्ट्रेन करता है उस एरिया को। लेकिन टनल बनाने की प्रक्रिया में जो गाड़ियां आती हैं, जो मूवमेंट्स होती हैं, जिससे कि अनस्टेबिलिटी आती है, उसके अगेंस्ट जो कह रहे हैं बात, वो सही है। अगर अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का ठीक नहीं किया, तो कुछ भी बना लो, टनल तक पहुंचोगे तब आके काम करोगे ना आप। टनल तक पहुंचना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि अगर बिल्डिंग वो लैंडस्लाइड हो गया, कोलेटरल डैमेजेस हो गए, रोड टूट गए, तो नेचुरली इट विल बी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू गो देयर एंड वर्क। अदरवाइज कंस्ट्रक्शन बंद करने का कोई मतलब होता नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 मिनट के अंदर इसका समापन करते हैं और थोड़ा फोकस इस बात पर भी करें कि ये कंपैक्शन और जो अर्थ की जो टेस्टिंग करानी चाहिए, जो लोग अपने मकानों में बनाने से पहले कराना चाहते हैं, उसको भी गंभीरता से नहीं लिया जाता है। मगर सैनी साहब, आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। समापन आप करें। देखिए, आज बहुत यूजफुल डिस्कशन हुआ है, और मैं प्रशंसा करता हूँ जो अधिकारी साहब हैं उनकी। उन्होंने बहुत ही जो एक महत्वपूर्ण चीजें बताई कि आप जो बिल्डिंग बन गई हैं उनमें भी जो मिटिगेशन कर सकते हैं, और उन्होंने कराया है और बहुत बिल्डिंगों को सेव किया है। ये एक ये ऑल कुडोज फॉर मिस्टर अधिकारी, बहुत प्रशंसनीय है जो आपने किया है। और जो मैं सक्सेना साहब की भी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने बहुत ही आपको यूजफुल चीजें बताई, जो आपके
अर्थक्वेक के टाइम में जो आप अपने डैमेज हैं, जो आप अपनी सुरक्षा है, वो आपको किस तरह करनी चाहिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ के लिए। तो ये बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। और दूसरा हमारा जो डिस्कशन एक करप्शन पे और जो इंजीनियर्स है उनकी कोई बहुत ज़्यादा प्रशंसा नहीं करता, और वो चीज़ अपनी जगह है। हमको गाली भी खाते रहना है और काम भी करते रहना है। तो ये बात हुई। एक मैं कुछ कविता भी लिखता हूँ, एक मैं दोहा सुना देता हूँ अंत में। प्रशंसा करो अफसर की, अफसर मीन्स IAS। प्रशंसा करो अफसर की, पुलिस से हो भयभीत, आलोचना करो अभियंता की, यही जगत की रीत रे भैया। USP is the speed. USP, if you want to bring this shape, it is not easy. With the 3D printer, any shape is possible. It's all controlled by laptop. Everything is controlled. We feed the drawing to the laptop and it does the heavy work. उत्तराखंड के ऋषिकेश में बन रहा भारत का पहला केबल सस्पेंशन पुल। कान से बने 133 m लंबे ब्रिज पर फराटा भरेंगी पहाड़ियों की गाड़ियां, नीचे होगी गंगा नदी और ऊपर कांच वाला पुल पर चलेंगे पर्यटक। लक्ष्मण झूला पुल की जगह बन रहा एशिया का दूसरा और देश का पहला कांच वाला, जिसका नाम होगा बजरंग पुल। अप्रैल 2022 से ऋषिकेश के विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला पुल पर आवाजाही बंद है, जिसकी वजह से पर्यटकों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब इस लक्ष्मण झूला पुल की जगह एक ऐसा पुल बन रहा है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसी जुलाई में ये पुल लगभग तैयार हो रहा है। ये पुल सीमेंट या कंक्रीट से नहीं बल्कि कांच से बनाया जा रहा है। गंगा नदी के दोनों कोनों को जोड़ने वाला ये एशिया का दूसरा और देश का पहला केबल सस्पेंशन पुल होगा। ये देश का पहला कांच का पुल होगा जो पैदल और गाड़ियां दोनों की आवाजाही के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तक कांच का पुल सिर्फ चीन में बना हुआ है। ऋषिकेश के इस ब्रिज का निर्माण लोक निर्माण विभाग करवा रहा है, जिसका काम जारी है। ऋषिकेश में बन रहे ये कांच ब्रिज बजरंग सेतु के नाम से जाना जाएगा। इसका निर्माण कार्य 2 जनवरी 2022 से शुरू हो चुका है और इसी साल जुलाई 2023 तक बनकर तैयार होने की पूरी संभावना है। इसके बाद यात्री पुल से यात्रा कर सकेंगे। बजरंग सेतु के दोनों ओर केदारनाथ धाम की आकृतियां बनाई जा रही हैं, जो देखने में बेहद खूबसूरत होगा। इस पुल में एक तरफ गाड़ियां दौड़ेंगी तो दूसरी ओर पैदल यात्रा होगी, मतलब ठीक वैसे ही जैसे सड़कों में फुटपाथ होता है। ये भी कांच से बना होगा। अब आप अगर बोलेंगे कि अगर कांच टूट गया तो सीधे गंगा में आदमी डूब जाएगा, तो भैया 65 mm के कांच से यह पुल बनकर तैयार हो रहा है। 68 करोड़ की लागत से बन रहा बजरंग सेतु पुल, जिसे लक्ष्मण झूला पुल की जगह लेगा, उस लक्ष्मण झूले पुल का निर्माण ब्रिटिश शासन में अंग्रेजों ने किया था। इस पुल को असुरक्षित मानते हुए इसे बंद कर दिया गया था।
लेकिन इस पुल के बंद होने के कारण ऋषिकेश थम सा गया था, लोगों को दिक्कतें होती थी। लेकिन अब यहाँ बजरंग सेतु के बनने से उत्तराखंड के लोगों को फायदा तो होगा ही, साथ ही देश के लोग भी यहाँ इसलिए और आएंगे क्योंकि यहाँ पहला कांच वाला पुल बनने जा रहा है, वो भी इतना बड़ा। अब सोचिए, जब लक्ष्मण झूला पुल ही इतना विश्व प्रसिद्ध था, तो अब उसकी जगह बनने वाले बजरंग सेतु का कितना महत्व होगा। बहरहाल अगर आप ऋषिकेश के पास हैं तो जरूर इसकी बनावट देखिए, क्योंकि एशिया का दूसरा कांच वाला पुल और भारत का पहला बनने जा रहा है। Shine.